हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की शुरुआत में ही हमें हमारे हीरो जिनको दिखाया जाता है, जो कि एक हैंडसम सुपरस्टार है। अभी इंटरव्यू देने के लिए एक वैरायटी शो में ही पहुंचा हुआ था और यहीं पे ही हमारी नज़र क्यूट सी फीमेल लीड चीमे पे भी पड़ती है, जो कि एक रिपोर्टर है। और यहाँ पे जैसे उसे मालूम हुआ था कि जिन इंटरव्यू देने के लिए आया है तो किसी गर्मा गर्म न्यूज़ की तलाश में ही पहुंच आई थी। इंटरव्यूअर इससे पूछ रहा होता है कि पहले तो आप रोमांटिक मूवीज़ ही करते थे, तो अब अचानक क्या हो गया कि सपोर्ट मूवीज़ में ही ज़्यादातर आपको देखा जाता है, बाकी मूवीज़ में नहीं। तो ये बड़े अच्छे से ये सारी बात को हैंडल कर लेता है और ये भी कहने लगा था कि मुझे अपनी बॉडी को शो ऑफ करवाना पसंद है और वैसे भी फैंस तो ज़्यादा इसी चीज़ को ही लाइक करते हैं, तो बस मैंने यही ज़्यादा करना मुनासिब समझा। अब इंटरव्यूअर बाकी रिपोर्टर से कहने लगा था कि आप इससे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी क्यूट सी हीरोइन की तो बारी ही नहीं आती है। अचानक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने तो लगी ही थी, लेकिन ये यहाँ पे सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। उन सारों के सवालों के जो भी जवाब होते हैं बहुत अच्छे से देता है और ये बस उसकी ब्यूटी को ही निहार रही होती है कि वैसे है तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे जैसे इंटरव्यूअर कहता है कि आप अपने फैंस को कोई मैसेज या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो जिन सभी को ही थैंक यू बोलने लगा था इसे इतना ज़्यादा सपोर्ट और लव देने के लिए कि आज मैं जिस मुकाम तक पहुँचा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही है। अब यहाँ से जाते हुए चीमी दो रिपोर्टर्स को बातें करते हुए ही सुनती है। एक जो कि ब्लैक ड्रेस में होता है यही कह रहा था कि वैसे जिनसे तो ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम मैं ही हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हूँ। यहाँ पे इसकी कोवर्कर कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, कभी मिरर में जाके अपनी शक्ल देखी भी है, कहाँ जिन और कहाँ तुम। और ये सारी बातें सुन के चीमे तो हंसती हुई वहां से चली ही गई थी। इधर ही मैनेजर इसे कह रहा होता है कि वैसे मैं भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमने अब रोमांटिक मूवीज़ में काम करना क्यों छोड़ दिया। पहले तो सारे ही कर लेते थे, अगर तुम ऐसा करते तो इस तरह से मुझे भी एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिल जाता ना। ये कह देता है कि देखो अब इन सारी बातों को भूल ही जाओ, और वैसे भी अब तो मैंने रिटायर होने का भी फैसला कर ही लिया। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज, और इनकी सारी बातें तो चीमी भी खड़ी सुनी रही थी और अचानक ही डोर ओपन होने पे यहीं पे ही आके गिर पड़ती है और एक्सक्यूज करके वहां से भागी गई थी कि उन्होंने मुझे तो वॉशरूम जाना था, मैंने समझा कि यहाँ पे होगा, बट नहीं, शायद मुझे गलत फहमी हो गई है। मैनेजर जिनको आइंदा के बाद रिटायर होने वाली बात ना ही करने को कहने लगा था कि अगर किसी ने सुन लिया ना तो ऐसे ही खामखा में बहुत सारे रूमर्स फैल जाएंगे। अब चूंकि हमारी हीरोइन ने तो इनकी सारी की सारी बातें सुन ली थी, फौरन से ही अपनी बॉस को कॉल करती है कि मेरे पास एक बिग न्यूज़ है, मुझे सुपरस्टार जिन है ना बहुत जल्दी रिटायर होने वाला है। तो आगे से इसकी बॉस कहती है कि ये इतनी बड़ी खबर भी नहीं है और वैसे भी हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम हमारी कंपनी में चीफ एडिटर बन सकती हो तो उसके लिए कोई एक धमाकेदार न्यूज़ तो तुम्हें लानी ही पड़ेगी, वरना के उस सीट के बारे में सोचना भी मत। अब ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और मन में ये भी सोचने लगी थी कि मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर को मेरी नौकरी का सवाल है। अगले दिन फौरन से ही पहुंचती है जिन की प्लेस पे, उसे चेज ही करने वाली थी ना। अब अचानक जैसे ही जिन की नज़र इस पे पड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसी के ऊपर ही आके गिर गई थी। वो हैरान था कि इसके टच करने पे मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं है, मीन के ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई सीक्रेट तो है ही सही। अब फिर हैरान होकर इसे पूछने भी लगा था कि तुम इधर क्या कर रही हो। वेल, ये आगे से कोई बहाना बना ही देती है। मैनेजर ने भी इन दोनों को देख लिया था और पहले तो खुश होता है कि आज फर्स्ट टाइम ही मैंने अपने बॉस के साथ एक लड़की को देखा है, और फिर फौरन से उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या हमें चेस करते करते यहाँ पे पहुंची हो, तुम हो कौन और वैसे भी इधर कर क्या रही थी। वो आगे से झूठ बोल देती है कि देखो आप लोग ना मुझे गलत मत समझो, मैं तो जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे एक स्ट्रेंज डिजीज़ है जिसके बाद के शायद मैं मर भी जाऊँ, मैं बस मरने से पहले अपने आइडल से मिलना चाहती थी, तो इन्हें ही फॉलो करते हुए पहुँच आई। और हाँ, जो आप लोगों की मैंने बातें सुनी थी कि जिन सुपरस्टार बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, वो किसी को भी मैं नहीं बताऊँगी। ये तो यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट ही लेने लगता है कि आखिर को इसके टच करने से मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं था। अचानक ही कुछ फैंस इस पे अटैक कर देती हैं और एक फैन के टच करने पे तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और ये जंगल के बीचों बीच ही पहुँच जाता है कि यहाँ पे तो कोई मुझे देखे ही ना। लेकिन अचानक ही चीमे की नज़र तो इस पे पड़ ही गई थी। अब एक लड़की के टच करने से ही ये तो एक छोटे से बॉय में ही चेंज हो गया था और वो इसे इस कंडीशन में देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है।
इमन के जी में बेहोश भी हो गई थी कि ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है, क्या ये कोई वहम तो नहीं है। अब चूंकि इसे चीमी देख चुकी होती है तो ये सारी बात का बता देता है कि जब भी कोई लड़की मुझे टच करती है तो मेरा यही हाल हो जाता है। यही वजह है कि मैं कोई भी रोमांटिक मूवीज़ नहीं करता हूँ और ना ही ड्रामों वगैरह में आता हूँ। अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट का पता चल गया है तो प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। इसे तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ मिल गई थी कि आह अब तो मज़ा आएगा, मुझे चीफ एडिटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे गलती से जैसे ही इसे टच करती है तो ये फिर से अपनी प्यारी वाली फॉर्म में ही आ गया था और बस फिर क्या था, इसे थैंक यू ही बोलने लगता है कि वैसे आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, सिर्फ इसका मतलब है कि तुम्हें मुझे ठीक कर सकती हो। जिन तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था इससे पहले कि इसका नंबर मांगता या कोई और भी बात शुरू करता। ऊपर से मैनेजर की एंट्री होती है जो कि फ़ौरन से इसे लेके वापस ही आ गया था। ये अब सोच रहा होता है कि फैंस मुझसे कितना ज़्यादा लव करते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ जैसे कि वो मुझे मूवीज़ में देखना चाहते हैं, मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। और मन में ये भी सोच रहा होता कि कैसे फर्स्ट टाइम उसे अपनी इस इलनेस का पता चला था। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो अपने एक को स्टार के साथ कुछ शूटिंग करने के लिए आया था, उसके टच करने से ही इसे अपने फ्लैशबैक की कुछ मेमोरीज याद आई थी और इसके बाद ही वो एक बच्चा बन गया। मीन कि उनके टच करने से एक बच्चा बन जाता है और थोड़ी देर के बाद खुद ही नॉर्मल भी। अब ये तो यही पछता रहा होता है कि काश अगर मुझे अपनी रियलिटी के बारे में पहले ही मालूम हो जाता तो मैं ये एक्टिंग वाला करियर तो कभी चूज ही ना करता और इस तरह से ना ही मुझे अपने फैंस को कुछ शर्मिंदा करना पड़ता। और सारी की सारी बातें मैनेजर से शेयर कर रहा होता है, लेकिन हाँ इसके बच्चा बनने वाली बात के बारे में मैनेजर भी बिल्कुल ही बेखबर होता है। ये अगले दिन जैसे ही जिनकी तलाश में बाहर निकलती है तो इसकी मुलाकात एक फॉर्चून टेलर से ही हो गई थी। इसे देखते ही वो इसे सीनियर कह के बुलाने लगता है। इससे पहले कि ये गड़बड़ा के नीचे गिरती है हमारे हीरो ने इसे थाम ही लिया था और खुद के साथ चलने को बोलता है और इन्हें साथ में जाते हुए देख के ये फॉर्चून टेलर तो कहने लगा था कि इनकी डेस्टिनी तो जुड़ी हुई है। चलो शुक्र है कि ये दोनों आपस में मिल ही गए। अब यहाँ पे जैसे भी उसे टच करता है तो फौरन से ही उसे थप्पड़ मार देती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तू। ये तो उल्टा थप्पड़ खाने पे खुशी हो रहा था कि तुम्हारे टच करने से फिर से मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या तुम एक दफ़ा और मुझे थप्पड़ मार सकती हो। ये उस पर बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी, गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम पहले परवट रह चुके हो जो अब ऐसी हरकतें कर रहे हो। ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद कि तुम कुछ गलत ही समझ रही हो। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है कि टच करने से ये बिल्कुल एक बच्चा बन जाता है। अब वो फिर से अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगा था कि पहले तो मुझे अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, लेकिन हाँ अब सारी बातों का मालूम हो चुका है कि जब मैं पहले एक विलेज में रहा करता था तब वहाँ पे एक डाइटी गर्ल थी जो कि हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड प्रीटी थी। एक दिन जैसे ही मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और इस तरह से हमारे बीच अट्रैक्शन बढ़ती ही गई और कम्प्लीटली एक दूसरे के प्यार में डूब गए। और फिर अचानक एक दिन मुझे मालूम हुआ कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ फिक्स कर दिया, मुझे मजबूरी में उसके साथ इंगेजमेंट करनी पड़ गई। और ये सारी चीज़ें तो डाइटी गर्ल ने देख ली थी और तभी उसने मुझे कर्ज दिया था कि आइंदा के बाद जो भी लड़की मुझे छुएगी उसके बाद तो मैं एक बच्चा बन जाऊंगा। मीन कि मेरी शादी कभी किसी से होगी ही नहीं। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा ना तब। और ये सारी बातें बताते हुए काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा भी लग रहा होता है कि मैंने कि शायद डाइटी गर्ल के साथ अच्छा नहीं किया था। क्या देखो उसने मुझे क्या बना के रख दिया। अब जो भी लड़की मुझे टच करती है मैं एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ और लोग तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे। वैसे भी क्या तुम अब मेरे साथ रह के मेरी लाइफ में मज़ीद रंग भर सकती हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। ये भी मान जाती है कि हाँ बिल्कुल। अब ये उसे अपने साथ ही कुछ शूटिंग वगैरह करने को ही बोलने लगा था। ये भी मान जाती है कि हाँ ठीक है जैसा आप करने को कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करने के लिए ही तैयार हूँ। अब जैसे उसके क्लोज आती है तब तो हमारे हीरो की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। अब रात को बैठी यही सोच रही होती है कि वैसे मुझे एक धमाकेदार खबर मिली तो है कि सुपरस्टार जिन एक बच्चा बन जाता है, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है। अब मैं सबको कैसे प्रूव कर पाऊंगी। खैर तभी अगले दिन सुबह ही सुबह इसे शूटिंग के लिए बुलवा लिया गया था और यहीं पे इसकी हेयर स्टाइलिस्ट से भी मुलाकात हो ही जाती है। उसने तो इसे काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सा रेडी किया होता है। हमारा हीरो तो उसे नजरे यहाँ पे साइड पे कर ही नहीं पाता है। ये उसे पूछ लेती है कि क्या अब मुझे खा जाओगे, वैसे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ ना। तो वो आगे से बहाना बना देता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस सो लग रही हो।
फाइनली इनकी शूटिंग कंप्लीट हो ही गई थी। इसके बाद जैसे साइड पे बैठते हैं तो उसे थैंक यू ही बोलने लगा था कि अगर तुम ना होती तो मैं पता नहीं आज क्या ही कर रहा होता और लोग मेरे बारे में क्या ही सोचते। खैर ये भी उसे बताने लगता है कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि बस एक बच्चा ही बन के मैं रह जाऊं। अच्छा है ना, देखो किसी के टच करने से कैसे मेरी हालत हो जाती है। यहाँ पे उसे टोक देती है कि कैसी बातें कर रही हो, पूरी दुनिया ही तुम्हें तकरीबन जानती है और वैसे भी अब तो फिर अगर तुम एक बच्चे बन गए तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। सुपरस्टार इसलिए थोड़ी ना बने हो कि एंड पे आके तुम एक बच्चे ही बन जाओ। खैर इसकी बातों का तो उस पर कुछ असर हो ही गया था। ये उसे प्रॉमिस भी करती है कि मैं तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी बस, और तुम्हें ठीक करने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुन के वो खुश हो जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होते हैं तो जाने कि किसी ने इनकी फोटोज क्लिक कर ली थी और अगले दिन यही रूमर्स फैले हुए थे जैसे कि सुपरस्टार जिन किसी लड़की को डेट कर रहा है। ये तो उनका कंपनी का प्रेसिडेंट भी देख ही लेता है। वो दिल में खुश भी हो रहा था कि वैसे आज तक मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा नहीं है, तो वैसे तो अच्छी बात है कि मतलब उसके क्लोज कोई लड़की आ भी सकती है। अब यहाँ पे मैनेजर कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल देखा ना, ये सारा मेरा कमाल है, उनकी फ़ोटोज़ किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही क्लिक की थी। मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो भी लड़कियों के क्लोज जा सकता है। सब कुछ तो मैंने अपने बॉस के भले के लिए ही किया है ना। ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है। वो तो इससे पूछ रहा था क्या सच में तुम सुपरस्टार जिनसे डेट कर रही हो। ये कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। यार यहाँ पे मन में बहुत ज़्यादा अफसुर्दा भी लग रहा होता है कि मैं तो तुमसे सारी बातें शेयर करता हूँ ना, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझसे कोई बात शेयर नहीं किया। ऐसी थोड़ी ना फ्रेंडशिप होती है। ये उसे कह देती है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो जस्ट कुछ न्यूज़ के लिए उसके क्लोज गई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये वाली न्यूज़ भी फैल जाएगी। अब जैसे ये यहाँ से जा रही होती है तो कुछ गर्ल्स इसे घेर लेती हैं। वो इसे पहचाने गई थी कि तुम ही सुपरस्टार जिनके साथ थी ना, तो तुम हमारे आइडल के साथ क्या कर रही थी, क्या सच में तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो ये कह देती है कि नहीं नहीं आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो उसकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। ये सुन के ही अब वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि क्या सच में, और वैसे ही हमारे आइडल के साथ काम करना तो हमारा भी ड्रीम है और तुम हमारी ड्रीम की लाइफ जी रही हो। वाओ कितनी अच्छी बात है ना। एंड देन इसे अप्रिशिएट करती वहाँ से चली ही गई थी और तभी इसे देखता हुआ हमारा हीरो भी पहुँच ही आता है और इसे अपने साथ ही चलने को बोलने लगा था। थोड़ी देर के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो के इसे कह रहा होता है कि जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी ना, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता था और अब देखो हर एक मोमेंट को तुम्हारे साथ ही जी रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है ना। और यहीं पर ही टून होके बेहोश हो जाता है। अब इसके लिए तो उसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अब अचानक जैसे इसकी नज़र एक लेडी पे पड़ती है तो उसे टच करवाने के बाद जैसे ये बेबी बन जाता है तो उसे साइड पे ही लेके आ गई थी। जैसे ये होश में आता है तो कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं फिर से एक बच्चा बन गया हूँ, इसका मतलब है कि तुम भी मुझे ठीक नहीं कर सकती हो। ये कह देती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक आंटी से मैंने तुम्हें टच करवाया था क्योंकि तुम टून हो गए थे तो तुम्हें उठाना मेरे लिए मुश्किल था, तो मजबूरी में मुझे ऐसा करना ही पड़ गया। अब जैसे ही ये उसे टच करती है तो वो दोबारा से अपनी असल वाली हालत में आ जाता है और इसे अपने क्लोज करके पूछने भी लगा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर को मेरा और तुम्हारा कनेक्शन क्या है, मतलब कि सिर्फ तुम ही मुझे क्योर कर सकती हो, आज तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है, इसके पीछे भी कोई ना कोई तो सीक्रेट होना ही है। अब यहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कि ना सिर्फ जिनके दिल में बल्कि चिमी भी उसे पसंद करने लगी है, उसके दिल में भी इसे लेके फीलिंग्स डिवेलप हो ही चुकी हैं। जिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो इसलिए टुन होकर यहीं पे ही सो जाता है। अब उसकी आंख एक भयानक ड्रीम से ही खुलती है। ऐसे ही इस बेचारी को भी उसने खामखा में डरा ही दिया था। वो यही कह रही होती है कि तुम्हारे साथ आखिर को मसला क्या है, तुम्हें इतना ज़्यादा स्वेट क्यों आया हुआ है। ये अब कहने लगता है कि ओह इसका मतलब जो मैं देख रहा था वो मेरा सपना ही था, मैंने शायद पास्ट लाइफ में बहुत ही बुरे काम किए इसलिए ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यार दोनों ही मिलके फायरवर्क्स जलाने के लिए भी पहुंचते हैं। ये तो फायरवर्क्स को जलाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और अपनी दिल की बात इससे भी शेयर करती है कि जब जब मैं इनको देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरी सारी परेशानियाँ इसी के साथ ही डिसअपियर हो जाएंगी। वो भी इसकी बात पे अग्री करता है और यहाँ पे तो दोनों साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसकी फरमाइश पे जिन तो इसे डाइटी गर्ल वाले फॉरेस्ट में ही लेके आ गया होता है और यहाँ पे उस ब्रेसलेट को भी ढूंढने की कोशिश करने लगे थे जो कि उस डाइटी गर्ल का ही था। ये जैसे ही एक ट्री को टच करती है
तो इसे सब याद आ जाता है कि पास्ट में डाइटी गर्ल कोई और नहीं बल्कि चीमे ही थी। तो तभी मैं कहूँ कि आखिर को इसका टच करने से मुझे कुछ होता क्यों नहीं है। ये तो यहीं पे ही बेहोश हो जाता है। वो इसके पास देखने के लिए आती है कि हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया। अब जैसे ये अचानक आँख खोलता है तो तब जाके वो रिलीफ फील करती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर को तुम्हें हुआ क्या था। खैर ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज लग रहा होता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि पास्ट में मैं जिस लड़की को आज तक ढूंढता आया हूँ या कि जो मुझे पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि सीमा ही निकलेगी। अगले ही सीन में इसे अपने घर पे दिखाया जाता है। यहाँ पे मैनेजर से ये पूछ रहा होता है कि चीमे कहाँ गई है, वो तो इसे छोड़ के चली ही गई थी। अब यहाँ पे इसे ये भी खबर मिलती है कि क्या तुम्हें पता है कि चीमे कोई और नहीं बल्कि एक रिपोर्टर गर्ल है, इवन कि वो जानबूझ के ही तुम्हारे क्लोज आई थी। ये सब देख के काफी ज्यादा शौक तो रह जाता है कि उसने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं था। खैर चलो कोई बात नहीं है, फिर भी इसके दिल में उसे लेके हेट तो पैदा हुआ ही नहीं होता है। इसकी शामती कंपनी के प्रेसिडेंट के हाथों ही आई होती है कि अगर तुम रिपोर्टर गर्ल थी तो जानबूझ के जिनके क्लोज आने की क्यों कोशिश की है, कोई बिग न्यूज बनाना चाहती थी। अब तभी इस सारी बात को संभालने के लिए एंट्री हो जाती है मैनेजर की, जो कि इनके कान में पता नहीं क्या कहता है कि जिसके बाद इनका मूड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और इससे पूछने लगे थे तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम्हें तो जिन ने हायर कर लिया है एशिया स्पेशल सीरीज़ के लिए। अगर पहले बता देती क्योंकि मैं तुम्हें पहले डांटता ही ना। देखो वो सारे फैसले खुद ही करने लगा है, कितना ज़्यादा बास्टर्ड है ना। यार चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम एक रिपोर्टर गर्ल लो, उसके बारे में अच्छा अच्छा सा लिखना और हाँ कोई भी स्कैंडल तो बनने ही मत देना। ये हैरान होती है कि इस बारे में तो मुझे जिनने तो कुछ भी नहीं बताया था, ये अचानक यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे इसकी मुलाकात रिपोर्टर रूबी से होती है तो वो इससे पूछने ही लगी थी कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो बच्चा अभी जिनके घर के आसपास पाया जाता है ये कौन है, अगर मालूम है तो मुझे बता सकती हूँ, मैं भी तो एक रिपोर्टर ही हूँ। ये कहते हैं कि नहीं मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। अभी सोचने लगती है कि कहीं ये जिन का सीक्रेट चाइल्ड तो नहीं है और इस बच्चे की माँ तुम। ये तो अब उस पर गुस्सा करते वहां से चली ही गई। साइड पे आके बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और अपने फ्रेंड के पास ही पहुंचती है, अपने दिल का सारा बोझ हल्का करती है और जो भी आज तक इसने किया था वो भी बताने लगी थी कि देखो अब जिनको जब मालूम होना है कि मैं तो एक रिपोर्टर गर्ल हूँ वो तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा ना, इवन के हेट भी मैं अब क्या करूँ। इवन के बेचारी इमोशनल भी हो गई थी कि मैं किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हूँ। अब ये सब कुछ देख के इसके फ्रेंड को तो मालूम हो ही जाता है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। चलो कोई नहीं है, मैं तुम्हारी एक फेवर तो जरूर कर दूंगा। अब रिपोर्टर रूबी के पास तो जिनकी वो बच्चे वाली फोटोज मौजूद ही थी। अचानक ही इसे साइड पे ही बुला लिया जाता है। इसके बाद ही यहाँ पे सिमी का फ्रेंड पहुंचता है। उसने इसके लैपटॉप में पता नहीं कौन सा वायरस डाल दिया था, जिसके बाद ही जो भी डाटा वगैरह होता है वो सारा का सारा ही वायरस होने की वजह से उड़ जाता है। और ये बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही थी कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये फौरन से कॉल करता है अपनी फ्रेंड को, यही करने लगा था कि मैंने तुम्हारी एक परेशानी तो सॉल्व कर ली है और हाँ टेंशन मत लेना, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। खैर अब तुम आइंदा के बाद कभी भी जो भी सुपरस्टार्स है उनके बारे में बुरा मत लिखना, वही करना जो कि तुम्हारे दिल को भी अच्छा लगे और उन लोगों के लिए भी अच्छा ही हो। और ये सारी बातें कहने के बाद ही ये कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगली लीला में हमें इसे बहुत ज़्यादा ही ड्रंक दिखाया जाता है और मिलने के लिए इसने जिनको ही बुलाया था उससे पूछ रही होती है कि जब तुम्हें मालूम हुआ होना है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ तो तुम्हें बुरा लगा होगा ना, इसका मतलब है कि तुम मुझसे हेट भी करते हो। कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले सोचा था कि मैं तुमसे हेट करूँगा बट नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाया, तुमने भी तो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया था तो मैं ऐसे कैसे कर सकता था। अरे इन सारी बातों को छोड़ो, ये भी मालूम हो गया है कि पास्ट में जो डाइटी गर्ल थी ना वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। ये सुन के वो हैरान होती है कि क्या सच में। ये भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब उससे माफ़ी भी मांगती है कि मैं अच्छे पर्पस के लिए तुम्हारे क्लोज नहीं आई थी ना, खैर आइंदा के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी और वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो इस लाइफ में। तो एंड देन उससे प्रॉमिस भी करती है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और यहाँ पे टून होके बेहोश ही हो गई थी और ये भी उसे देख के कह रहा होता है कि जहाँ पे कि मैं तुम्हारे लिए प्रीशियस हूँ वहीं पे तुम भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। ना सिर्फ अब के लिए, ये तो काफ़ी अरसा हो गया कि मैं भी तुम्हें पसंद करता था, बस एक गलती की वजह से ही देखो क्या हो गया। अगर मॉम डैड ना कहते ना तो कभी भी तुम्हें छोड़ के मैं किसी और लड़की से एंगेजमेंट करता ही ना।
हम जैसे जैसे होश में आते हैं तो उससे भी कहने लगी थी कि अगर इस वक्त तुमने मेरे साथ मिलकर ड्रिंक कर ली तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। और ये सब कहते कहते काफ़ी खुश भी लग रही होती है। और यहाँ पे इवन के ऐसे समझ लो कि इसने उसे अपने लव की कन्फेशन ही कर दी हो। वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा था, खुद भी तो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है ना। चलो ड्रंक होके इसने अपने दिल की बात उसे कह ही दी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। अगले ही दिन जिन को काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाया जाता है कि ये क्या बात हुई, अब अचानक ही मेरी लाइफ से छिमी डिसअपेयर हो गई है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ। इवन के इसका दिल तो उससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, लेकिन क्या ही करता, उसने तो इससे कोई भी राब्ता नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है कि अब मैं आखिर को क्या करूँ, उससे मिलने के लिए कैसे जाऊँ। बेचारा तो ऐसे समझ लो कि उसके प्यार में डूब ही चुका था। अचानक जैसे उसे मैसेज करता है तो वो भी पढ़ लेती है और ये सब कुछ देख के स्माइल भी करने लगी थी। मीन के उसका दिल भी इसे बात करने को कर ही रहा था। ये तो अभी फिलहाल तो हमारे सुपरस्टार जिनके ऊपर एक रिपोर्ट ही बना रही होती है। इसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि माना कि मैं एक बैड पर्पस के लिए उसकी लाइफ में गई थी, लेकिन हाँ, ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उनके और फैंस के दरमियान तो कनेक्शन बना के रखना चाहिए। तो ये सबके लिए ही यहाँ पे भला हो जाएगा। सो आज जो उसने रिपोर्ट उसके लिए बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है। अब ये जैसे अपने मैनेजर से कहता है कि इतना लाइफ में तो मैं कभी भी बोर नहीं हुआ था जितना कि अब हो रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे साथ क्या बन रहा है। तो मैनेजर कह देता है कि तुम्हारी लाइफ में जो प्रीशियस पर्सन आया था वो चला गया ना, तो तभी तुम ऐसा फील कर रहे हो। अब अचानक ही वो इसे एक न्यूज़ दिखाता है कि ये देखो किसने तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाई है और बहुत ज़्यादा ही वायरल चली गई है। तुम्हारे फैंस तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं कि उनके लिए तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। ये अब खुश हो गया था। अब थोड़ी देर के बाद मैनेजर इसके पास काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके पहुंचता है कि ये तुम्हारे फैंस की तरफ से भेजे हुए हैं, देखो अब तुम कितने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो। वो रिपोर्टर भी कितनी अच्छी थी ना जिसने कि तुम्हारे लिए ये सब किया। ये एक लेटर अपने मैनेजर को थमाता है कि ये भी एक फ़ैन ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब जब वो उसे पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि ओहो, तो मेरा फ़ैन कोई और नहीं बल्कि जिन है, इसी ने ही मेरे लिए लिखा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था कि इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड मानते हो और मैं इस बात को कभी समझ ही ना पाया। जीमे की बॉस उसे कॉल करके यही कहने लगी थी कि देखो तुमने तो कहा था कि हमारी कंपनी के लिए बिग न्यूज़ लाओगी, लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया, एक रिपोर्ट ही बना दी और एक सुपरस्टार को तुमने इतना ज़्यादा फेमस भी कर दिया। ये इस बात के लिए उसे अपोलोजाइज़ करती है कि मैं आपके लिए वो न्यूज़ नहीं ला पाई हूँ, लेकिन हाँ, मेरा बुरा लिखने को भी दिल नहीं कर रहा था। पहले जो मैं बुरा लिखती थी उसके लिए भी गिल्टी फील कर रही हूँ, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मिस की बॉस तो उसे सिर्फ इसलिए ही माफ़ करती है कि तुम्हारा आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा वायरल जो हो चुका है, अगर ये ना हुआ होता ना तो अब तक मैंने तुम्हें जॉब से फायर ही कर दिया होना था। ये तो बस इसी बात से खुश हो रही होती है कि जिन एक अच्छा इंसान था तो मैंने उसके बारे में अच्छा ही लिखना था, बुरा कैसे लिख सकती थी। और वैसे भी एक रिपोर्टर का काम तो फैंस और उसके सुपरस्टार्स जो भी आइडल्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करना होता है, ना कि उनके खिलाफ बैड बैड रूमर्स फैलाना। ये तो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई दिख रही होती है और यहाँ पे ये भी मन में सोचती हैं कि वैसे वाकई में जी में एक अच्छी रिपोर्टर बन सकती है। अब नेक्स्ट सीन में ही चीमे को उसी जंगल में ही दिखाया जाता है जहाँ पे कि डाइटी गर्ल रहा करती थी। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली इसे डाइटी गर्ल वाला वो ब्रेसलेट मिल गया था। अब सारी स्टोरी का तो इसे मालूम होता है, तो इसने सोच लिया था कि अब तो पक्का पक्का जिनको ये ब्रेसलेट देने के साथ साथ मैं पास्ट के लिए उसे माफ़ भी कर दूंगी। हो सकता है कि इस तरह से उसका कर्ज ख़त्म हो जाए। इधर ही अब हमें जिन को ही दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर से कह रहा था अब मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया, मैंने बहुत सोचा और समझा, अब शायद कि मुझे मज़ीद ये काम नहीं करना चाहिए। सारी रिपोर्टर्स के सामने जाके मैं अपनी असलियत के बारे में भी बता ही दूंगा। वो मना कर रहा होता है कि अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम मानने वाला था। अब तभी ऊपर में जिमे की भी एंट्री हो जाती है। वो भी इसकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो इसे ब्रेसलेट देने के साथ साथ गुड लक भी कहती है। अब जो भी ये काम करने वाला था वो तो उसे फुल सपोर्ट करने को तैयार थी। अब यहाँ से जाते जाते अचानक ही एक छोटी बच्ची जब इसका हाथ पकड़ती है तो ये नोट करता है कि ओह नो, अब तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ। इसका मतलब है कि ब्रेसलेट वापस मिलने पे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मेरा कर्ज भी ख़त्म हो गया। और ये सब कुछ देख के मैं क्यूट सी हीरोइन समझती है कि इसका मतलब है कि अब मैं इसके किसी काम की नहीं रही हूँ, इसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे कहाँ लव करता होगा, सिर्फ मैं ही तो इसे करती हूँ। और ये जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से भागता भागता जिन इसके पास आता है कि कहाँ पे जा रही हूँ मुझे छोड़ के, हम दोनों तो अब हमेशा हमेशा साथ ही रहेंगे।
अब तो अपने दिल की जो भी बातें होती हैं जिन ने जीमे से शेयर कर ही ली थी और अपने लव की कन्फेशन भी कर देता है कि प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना। पहले भी अचानक ऐसे बिना बताए तुम डिसअपेयर हो गई थी, तुम्हें पता था ना कि मैं कितना ज़्यादा बोर हुआ था। मैं तुम्हारे बगैर अब बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। अब जिमी तो फिर से पसंद करती है। सो इस तरह से दोनों फाइनली एक हो ही चुके होते हैं। चलो पास्ट लाइफ में ना सही, अब तो इन दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। एंड देन इसी के साथ ही इस क्यूट से छोटे से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये मिनी सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें।